हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विपिन कुमार मंडल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट सॉल्यूशन में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक है वो है, क्या लॉकडाउन के दौरान हमें सैलरी मिलेगी या नहीं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल 2020 को लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की घोषणा की, जिसके बाद ये लॉकडाउन 3 मई तक कर दी गई। उसके बाद फिर एक बार घोषणा की और लॉकडाउन को 17 मई 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई। अब लोगों के मन में ये है कि क्या लॉकडाउन के दौरान क्या एम्प्लॉयज को सैलरी मिलेगी या नहीं। अगर सैलरी मिलती भी है तो कितनी मिलेगी, अगर मिलती है तो कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। क्या किसी अधिनियम में या एक्ट में ये लिखा हुआ है कि सैलरी मिलनी है। तो इन सब बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से 29 मार्च को एक घोषणा पत्र ये एक घोषणा पत्र जारी किया, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत है। और इस एक्ट में 4-5 पॉइंट इन्होंने ऐड किया, जो पूरे के पूरे सैलरी के तहत है। और सैलरी के साथ साथ जो मजदूर है, जो एम्प्लॉयज है, जो स्टूडेंट है, या जो बाहर के लोग हैं या प्रवासी है, उन लोगों को और क्या क्या सहायता मिलेगी वो इस घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। अब हम जानते हैं वो पॉइंट्स क्या है। ये देखिए, ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये जो 5 पॉइंट है, इसी पॉइंट में सैलरी के बारे में और साथ में और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी उस बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो इस 5 पॉइंट को हम पढ़ेंगे। ये जो 5 पॉइंट है, ये फिर मैं बता देता हूँ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत है, जो कि आप यहां देख सकते हैं सेक्शन 10(2)(i) के अंतर्गत है। तो अब हम उस पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं। अब पॉइंट्स नंबर 1 क्या कहता है। पॉइंट्स नंबर 1 कहता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स। अब पॉइंट्स नंबर 1 क्या कहता है, पॉइंट्स नंबर 1 पढ़ते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार को अपने अपने एरिया में गरीब, जरूरतमंद और प्रवासी मजदूर जो भी है, जो लोग हैं जो कि इस लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए टेम्पररी शेल्टर, जिसे आश्रय गृह कहते हैं, और खान पान के साथ व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यह पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रवासी मजदूर जो रास्ते में अपने होम टाउन की तरफ जा रहे हैं, जैसे अभी भी जा भी रहे हैं कहीं कहीं लोग रास्ते से, तो उनके लिए जहां पर उन लोगों को पाया जाएगा, मतलब जहां पर वो लोग हैं, अभी चल के गए हैं, वहां पर शेल्टर हाउस में उनको रखने की प्रबंधन करें और साथ में प्रॉपर स्कैनिंग और जो भी हेल्थ की क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करने के बाद उनको उस शेल्टर हाउस में 14 डेज तक रखा जाए। अब तीसरा क्या कहता है। तीसरा ये बात आई है, क्योंकि आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं सैलरी मिलेगी कि नहीं, तो ये 3rd पॉइंट में दिया हुआ है। ये क्या कहता है, सभी मालिक जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, सभी मालिक उद्योग या शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट अपने सभी कर्मचारी को, मतलब एम्प्लॉयज को
कार्यस्थल पर समय से बिना किसी कटौती के बंदी और लॉकडाउन पीरियड का सैलरी देंगे। क्या लिखा है यहाँ पर? बिना किसी कटौती के सैलरी देंगे पूरे लॉकडाउन पीरियड के, मतलब कंपनी को सैलरी देना पड़ेगा, कोई कटौती नहीं होगी, कोई बंदी का बहाना नहीं होगा, कोई पैसा ना होने का बहाना नहीं होगा। तो इसका मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ये लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि आपको सैलरी कंपनी के मालिक को देनी पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई। कहाँ लिखा हुआ है? आपसे कोई पूछे सीधा कह देना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ये लिखा हुआ है। अगर नहीं देते तो मैं आगे बताता हूं कि क्या करना है, आपको किसके पास कंप्लेंट करना है। अब ये बात क्लियर हो गया है कि आपको सैलरी मिलेगी, मतलब आपके कंपनी के मालिक को आपको सैलरी देनी पड़ेगी, ये बात क्लियर है। अब सेकंड आते हैं, फोर्थ क्या कहता है? सैलरी के साथ साथ मैंने कहा था ना कुछ और भी सुविधा है, तो सैलरी का तो सिर्फ एक ही पॉइंट है थर्ड पॉइंट, अब सुविधा है। आप देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? वैसी जगह जहां वर्कर्स और प्रवासी मजदूर किराए पर रहते हैं उनके मकान मालिक 1 महीने का रेंट भी नहीं ले सकते। अगर आपका मकान मालिक लेबर या स्टूडेंट को स्थान खाली करने को कहता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मतलब अगर किराए पे रह रहे हैं प्रवासी लोग या स्टूडेंट्स और उन लोगों को कहा जाता है, वो लोग रेंट नहीं दे पाते हैं और उन लोगों को कहा जाता है कि मकान खाली करके चले जाओ, तो आप कानूनन कार्रवाई उस पर कर सकते हैं। ये था जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत जो 5 पॉइंट्स थे। अब आगे बात करते हैं कि आपको सैलरी अभी तक क्यों नहीं दी गई, क्योंकि सैलरी तो 10 से पहले देना चाहिए, लेकिन सैलरी अभी तक क्यों नहीं दी गई? क्योंकि कुछ कंपनीज ने याचिका दायर किया है सुप्रीम कोर्ट पर। वो याचिका क्या है कि हम सैलरी क्यों दें? वो कुछ पॉइंट्स पे जो हमारे सरकार के आदेश है उसके खिलाफ महाराष्ट्र के एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका क्या लगाई है कि हम अपने वर्कर को सैलरी नहीं दे सकते, और दे भी सकते हैं तो हम 50% दे सकते हैं। और भी कुछ कंपनीज है, 2-3 कंपनीज, नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने भी याचिका दायर किया है। याचिका दायर किया है किस बेस पे? एक तो सबसे पहले है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इसमें चैप्टर 1(4) क्लॉज नंबर 4 के या सेक्शन नंबर 4 के RR जो बेजेस है, बेजेस का डेफिनेशन है कि आप काम करोगे तभी आपको पैसा मिलेगा, एक तो ये है। लेकिन ये एप्लीकेबल तभी होता है जब आप छुट्टी लेते हो, जब आप खुद काम करने नहीं जाते हो, आप हाफ डे लेके चले जाते हो, आप छुट्टी लेते हो, खुद से करते हो, तब जाके आपको ये जो बेजेस है ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हो, आप अपने मन से छुट्टी नहीं लेते हो और कंपनी के मालिक आपसे कोई काम नहीं कराता है, आपको 1 हफ्ता घर पे बिठा के रखा है, 1 महीना घर पे बिठा के रखा है, तो आपको सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि आप तो काम करना चाहते हो। ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि हम तो काम करना चाहते हैं, हमारे एम्प्लॉयज तो काम करना चाहते हैं। फिर सेकंड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल, फिर सेकंड जो भारतीय संविधान है उसमें आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है कि हर कोई फ्रीडम है, वो फ्रीडम के बारे में बात करता है आर्टिकल 19। तो इसमें आर्टिकल 19 के 1 के G में ये लिखा है कि कोई भी प्रोफेशन, कोई भी वर्कर काम कर सकता है फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सकता है और बिजनेस भी कर सकता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता दी है बिजनेस करने की, यहाँ पे और कोई बात नहीं कही है। फिर आर्टिकल 14 में कहा है कि इक्वलिटी ऑफ लॉ,
भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में ये कहा है कि इक्वलिटी ऑफ लॉ, मतलब कानून सबके लिए बराबर है। इन लोगों ने क्या कहा है, अगर आप एम्प्लॉयज को सैलरी देने की बात कहते हो तो हमें भी तो काम नहीं मिल रहा है, हम कहां से पैसे लाएंगे, तो लॉ तो सबके लिए बराबर है। तो इस पे भी इन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि अगर एम्प्लॉयज को सैलरी देने की बात कहते हो तो हमारे पास पैसा कहां से आएगा, हमारे लिए भी कोई लॉ बनाया जाए, ये इनका मकसद था। आर्टिकल 39D, आर्टिकल 39 में वही है भारतीय संविधान में। आर्टिकल 39 में क्या कहा है, डी में कि जितना काम करोगे उतना पैसा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 39D में भी ये लिखा हुआ है कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मतलब जितना काम उतना पे करना है। लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये मैन और वुमेन के लिए कहा है। अगर मैन को भी 8 घंटे में 10,000 रुपये मिल रहा है तो वुमेन को भी 8 घंटे में 10,000 रुपये मिलना चाहिए। तो इस कुछ टॉपिक्स है, कुछ आर्टिकल्स है, कुछ एक्ट है, उसके तहत इन्होंने सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दायर किया है। तो मुझे जो लगता है कि ये जो आर्टिकल्स वगैरह है ये सब कुछ काम का नहीं होगा। अभी इस याचिका की सुनवाई जो है वो 15 मई में है, मतलब 2-1 दिन में होने वाला है। उसके बाद ही कुछ हमारे पास कोई खबर आएगी कि सैलरी देंगे या नहीं। उसके बाद मैं और एक वीडियो उसमें बनाऊंगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। इस दौरान आप अपने एम्प्लॉयज़ को मेल लिख सकते हैं और मेल में आप उनको पैसे के लिए, सैलरी के लिए बोल सकते हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर मतलब मालिक अच्छा हुआ तो आपको सैलरी दे देंगे, नहीं तो वो नहीं देंगे। वो फिर बहाना करेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, ये भी कह सकते हैं कि मैं नहीं देता, बहुत सारी बातें कह सकता है, राइट। तो आपको झगड़ना लड़ना नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच बहुत सालों से संबंध रहता है। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयज़ कम से कम 10 साल 15 साल से किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, तो जो एम्प्लॉयर मतलब कंपनी के मालिक और जो एम्प्लॉयज़ है, इन दोनों का जो रिश्ता है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको भी काम की ज़रूरत पड़ेगी और कंपनी के मालिक को भी ये सोचना चाहिए कि मुझे भी वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो मेरा काम कौन करेगा। तो आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, आपको लॉ के अकॉर्डिंग चलना है। दोस्तों दूसरी बात, हो सकता है आपके एम्प्लॉयर मतलब कंपनी के मालिक आपको बार बार ये कहते हैं कि चल रिज़ाइन दे दे, छोड़ के चला जा। तो आपको कभी भी रिज़ाइन नहीं देना है, आपको कभी भी रिज़ाइन नहीं देना है। अगर रिज़ाइन दे दोगे तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी और ना आप आगे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। तो आपको रिज़ाइन नहीं देना है, क्योंकि एम्प्लॉयर इस समय कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग एम्प्लॉयर के साथ लड़िए मत, एम्प्लॉयर के साथ झगड़िए मत, कानूनन तौर पे सब कुछ देखते रहिए, हो सकता है आपको सैलरी मिले। क्योंकि दोस्तों मेरा चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए ऐसे नए नए वीडियो। थैंक यू।